जय हिंद दोस्तों। आप सभी का एम.के. शाह क्लासेस में स्वागत है। मध्यकालीन भारत का इतिहास में जो घटना चक्र चल रहा था उसमें हम आज देखेंगे मुगल कालीन प्रशासन। मुगल कालीन प्रशासन में ये 19वां लेक्चर है मध्यकालीन भारत का, जिसमें मुगल कालीन प्रशासन से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं वो फैक्ट्स हम लोग देखेंगे और उससे रिलेटेड जो भी अब तक के एमसीक्यू, चाहे वो आरओआर हो चाहे यूपीपीसीएस हो, जो भी क्वेश्चन अब तक के बने हुए हैं सारे क्वेश्चनों को हम लोग व्याख्यात्मक प्रश्नों के साथ देखेंगे। तो सो दोस्तों एंड तक जरूर जो है बने रहें ताकि क्लियर समझ में आ जाए। तो पहला पॉइंट है, हम लोग देखते हैं मुगल कालीन प्रशासन में। मुगल प्रशासन के दौरान जिले को सरकार के नाम से जाना जाता था, यानी जिला को सरकार कहा जाता था। मुगल कालीन प्रशासन में शासन की सुविधा के लिए प्रत्येक जो सूबा होता था या प्रांत होता था उसको कई सरकार अर्थात कई जिलों में बटा होता था। सरकार को पुनः परगना या महल में विभाजित किया जाता था और प्रत्येक सरकार के प्रमुख जो अधिकारी होते थे, जैसे फौजदार हुए या अमलगुजार हुए या काजी हुए या कोतवाल हुए, बितिकची और खजानदार होते थे। ये प्रमुख अधिकारी होते थे जिले के, और जिले को क्या कहा जाता था? सरकार कहा जाता था। मुगल काल में मीर बख्शी सैन्य विभाग का प्रधान होता था। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बना हुआ है। तो मुगल काल में जो मीर बख्शी होता था वो सैन्य विभाग का प्रधान होता था। वह शरखत नामक प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करके सैनिकों का मासिक वेतन भी निर्धारित करता था। इसके अतिरिक्त प्रांतों में भी बख्शी होते थे जो मीर बख्शी के नियंत्रण में कार्य करते थे। साथ ही साथ मुगल जो शासन में मीर बख्शी जो होता था वो भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण करता था, साथ ही साथ सैन्य विभाग के वेतन के लिए भी उत्तरदायी था। सर जदुनाथ सरकार ने मीर बख्शी को वेतनधारी कहा है, किंतु वेतनधारी का कार्य मीर बख्शी का नियमित एवं अस्थायी कार्य नहीं था। वेतनाधिकारी का कार्य दीवान ये तन करता था। और मुगल काल में मनसबदारों के सैनिकों के अतिरिक्त दो प्रकार के घुड़सवार सैनिक थे जो आहदी तथा दाखली जो है कहलाते थे। आहदी सैनिक जो है बादशाह द्वारा नियुक्त किए जाते थे तथा उसके अंगरक्षक के रूप में कार्य करते थे। और जो दखली था, यानी दाखली जो था, तो दाखली सैनिक की भर्ती बादशाह द्वारा की जाती थी, यद्यपि इनको मनसबदारों की सेवा में रखा जाता था। मुगल प्रशासन में मुहतसिब जन आचरण के निरीक्षण विभाग का प्रधान था। उसका कार्य सार्वजनिक आचरण को उच्च बनाए रखना था और वेश्याओं को नगर से निष्कासित कर एक नए स्थान पर बसाया गया और उसका नाम रखा गया शैतानपुरी। अर्थात जो वेश्याएं थी उनको नगर से निष्कासित करके एक नया स्थान पर उन्हें बसाया गया और उसका नाम रखा गया शैतानपुरी। नेक्स्ट कह रहा है कि मनसबदारी व्यवस्था के अंतर्गत 33 वर्ग थे, यानी मनसबदारी व्यवस्था को 33 वर्गों में विभाजित किया गया था। उन्हें कभी कभी मशरूत अथवा सशस्त्र पद भी प्राप्त होते थे। अकबर ने अपने शासनकाल में 40वें वर्ष में जात एवं सवार जैसे दोहरी व्यवस्था लागू की। क्या क्या? जात और सवार जैसे दोहरी व्यवस्था लागू की। जिस मनसबदार से अपने जात या व्यक्तिगत दर्जे के अनुरूप सवार रखने की अपेक्षा की जाती थी, उसे उसके दर्जे की पहली कोटि में उससे आधे सवार रखना अपेक्षित था, उसे दूसरी कोटि में और उससे आधे से भी अधिक कम सवार रखना अपेक्षित था, तो उसे तीसरी कोटि में रखा जाता था। सवार पद जात पद से कभी ऊपर नहीं हो सकता था और इस व्यवस्था में सैनिक और असैनिक अधिकारियों का एक ही सेवा संवर्ग था। मुगल प्रशासनिक शब्दावली में यदि माल की बात करें तो माल शब्द भू राजस्व से संबंधित था। पुर्तगालियों द्वारा 1605 ईस्वी में तंबाकू भारत लाया गया। इसके बाद ही तंबाकू भारत की जन सामान्य में बहुत लोकप्रिय हो गया। कुछ ही वर्षों में तंबाकू पीने की आदत लोगों में इतनी जो है अधिक प्रचलित हो गई कि इस नुकसानदेह आदत से बचने के लिए 1617 ईस्वी में जहांगीर को निषेध
जारी करना पड़ा। मुगल प्रशासन में विद्वान एवं धार्मिक लोगों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि को मदद ए माश कहा जाता था। इसे शयूरगल शयूरगल भी कहा जाता था। दान दी जाने वाली समस्त भूमि का निरीक्षण जो है सद्र करता था तथा सद्र का ये भी दायित्व था कि इन अनुदानों का दुरुपयोग न होने पाए। यह भूमि हस्तांतरित नहीं होती थी और अनुदान ग्राही के पास वंशानुगत रूप से रहती थी। टकसालों में सोने, चांदी और तांबे के सिक्के ढाले जाते थे। अकबर द्वारा राम सीता की आकृति और राम सिया देवनागरी लेख से युक्त सिक्के चलाए गए थे। चांदी का जो सिक्का होता था वो रुपया कहलाता था और दाम अकबर द्वारा चलाया गया तांबे का सिक्का था। यानी दाम जो है ये अकबर ने चलाया था, ये तांबे का सिक्का था, और जो चांदी का सिक्का था उसे रुपया कहा जाता था, जो रुपये के 40वें भाग के बराबर होता था। जहांगीर ने अपने सिक्के पर अपनी आकृति अंकित कराई थी और कुछ सिक्कों पर उसके साथ नूरजहां का नाम भी अंकित था। इससे कुछ सिक्कों पर हाथ में शराब का प्याला लिए हुए आकृति अंकित थी। मध्यकाल में बटाई शब्द का तात्पर्य लगान निर्धारण की एक पद्धति थी जिसमें वास्तविक उपज का बंटवारा राज और कृषक के बीच होता था। तो ये रहा इससे रिलेटेड फैक्ट्स। अब हम लोग देखते हैं इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन अब तक के बने हुए हैं। तो उसमें हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं कि मुगल प्रशासन के दौरान जिले को किस नाम से जाना जाता था। अभी हम लोगों ने ऊपर फैक्ट्स में देखा है कि मुगल प्रशासन के दौरान जिले को सरकार कहा जाता था। तो राइट ऑप्शन फर्स्ट नंबर का डी विकल्प सही है। जिले को मुगल काल में सरकार के नाम से जाना जाता था। मुगल काल के दौरान जिले को सरकार के नाम से जाना जाता था और शासन की सुविधा के लिए प्रत्येक सूबा या प्रांत कई सरकारों या जिलों में बांटा होता था। सरकार को पुनः परगना या महल में विभाजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि मुगल काल में जनपद यानी जिला क्या कहलाता था। तो मुगल काल में जनपद या जिला को सरकार के नाम से जाना जाता था। राइट ऑप्शन सेकंड नंबर का बी विकल्प सही है, सरकार। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि मुगल काल में सेना का जो प्रधान होता था वो निम्न में से कौन सा था। तो मुगल काल में सेना का जो प्रधान होता था वो मीर बख्शी के नाम से जाना जाता था, उसे मीर बख्शी कहा जाता था। 3 नंबर का राइट ऑप्शन बी विकल्प सही है, मीर बख्शी। अर्थात मुगल काल में मीर बख्शी सैन्य विभाग का प्रधान था। उच्चाधिकारियों सहित सभी श्रेणियों के मनसबदारों की नियुक्ति के आदेश उसी के द्वारा दिए जाते थे। घोड़ों को दागने और सिपाहियों का मुआयना करने का काम भी उसी के जिम्मे था। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि मुगल शासन में मीर बख्शी का कर्तव्य था, यानी मीर बख्शी का क्या कर्तव्य था। तो मुगल काल में मीर बख्शी का जो कर्तव्य था वो भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण करना था। राइट ऑप्शन डी विकल्प सही है, 4 नंबर का भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण करना। मुगल काल में मीर बख्शी भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण करता था तथा साथ ही सैन्य विभाग के वेतन के लिए उत्तरदायी था। सर जदुनाथ सरकार ने मीर बख्शी को वेतनाधिकारी कहा है, किंतु वेतनाधिकारी का कार्य मीर बख्शी का नियमित एवं अस्थायी कार्य नहीं था। वेतनाधिकारी का कार्य दीवान ए तन करता था। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि कथन और कारण पर आधारित है और इसमें दिया हुआ है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं, इनमें से एक को अभिकथन ए से और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए कह रहा है कि मुगल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक राज्य था, तो ये सही है। दूसरा कारण आर कह रहा है कि केंद्रीय शासन व्यवस्था के विकास की प्राण शक्ति उसकी सैनिक शक्ति पर निर्भर थी, तो ये भी सही है। अर्थात कथन और कारण दोनों सही हैं और कथन कारण की सही व्याख्या भी करता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ए विकल्प सही होगा। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या प्रस्तुत कर रहा है। यद्यपि ये विवाद का विषय है कि मुगल साम्राज्य एक सैनिक राज था, परंतु अधिकतर इतिहासकार ये मानते हैं कि लगभग सभी मनसबदारों को सैन्य दायित्व प्रदान किया गया था। साथ ही मुगलों के पास एक बड़ी सेना थी जिससे मुगल साम्राज्य की विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण भूमिका जो है निभाई थी। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था। तो मुगल सेना में जो चिकित्सक नियुक्त किया गया था वो मनूची को नियुक्त किया गया था। राइट ऑप्शन 6 नंबर का
सी विकल्प सही है, मनुची। निकोलो मनुची को मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था। वह एक इतालवी यात्री था। उसने भारत आकर दारा शिकोह की सेना में तोपची के रूप में नौकरी की और 1659 ईस्वी में दारा शिकोह की मृत्यु के बाद उसे चिकित्सक का पेशा जो है इसने चिकित्सक का पेशा अपना लिया था। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आदि वह घुड़सवार सिपाही होते थे जिन्होंने अपनी सेवाएं एकाकी प्रदान की थी, सही है। जिन्होंने किसी सरदार के साथ अपने को संलग्न नहीं किया, ये भी सही है। और सम्राट ही जिनका आसन्न कर्नल था, ये भी सही है। जिन्होंने अपने को मिर्जाओं के साथ संलग्न किया, ये गलत है। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, अगर एक कोट की बात करें तो ये बी विकल्प सही है। 1, 2 और 3 सही है। राइट ऑप्शन 7 नंबर का बी विकल्प सही है। कह रहा है कि मुगल काल में मनसबदारों के सैनिक के अतिरिक्त 2 प्रकार के और घुड़सवार सैनिक थे जो आहदी या दाखिली कहलाते थे। आहदी सैनिक बादशाह द्वारा नियुक्त किए जाते थे तथा इसके अंगरक्षक के रूप में कार्य करते थे। यद्यपि इनका मनसबदारों से कोई संबंध नहीं था, किंतु बादशाह के प्रत्यक्ष आदेश से इन्हें मनसबदारों के साथ नियुक्त कर दिया जाता था। ये प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के अधीन होते थे तथा इनकी भर्ती, वेतन, वस्त्र एवं घोड़े सब राज्य की ओर से ही दिए जाते थे। इसके लिए पृथक दीवान एवं बख्शी की व्यवस्था की गई थी। एक आधे घुड़सवार को 500 रुपया वेतन का उल्लेख मिलता है, जबकि एक साधारण घुड़सवार को 12 रुपये से 15 रुपये तक ही वेतन दिया जाता था। अकबर के समय में आधे सैनिकों की संख्या 12,000 हो गई थी। ये बादशाह के सबसे योग्य और वफादार सैनिक माने जाते थे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि मुगल प्रशासन में मुहतसिब था। मुहतसिब क्या था? तो मुगल प्रशासन में जो मुहतसिब था वो लोक आचरण अधिकारी को कहा गया है। मुहतसिब मुगल प्रशासन में जो मुहतसिब था वो लोक आचरण अधिकारी था। तो राइट ऑप्शन 8 नंबर का सी विकल्प सही है। मुगल प्रशासन में मुहतसिब जन आचरण के निरीक्षण विभाग का प्रधान था। उसका कार्य सार्वजनिक आचरण को उच्च बनाए रखना था और आचरण को शुद्ध बनाए रखने के लिए अकबर ने नगरों में मदिरा की बिक्री तथा वेश्याओं का निवास निषिद्ध घोषित कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा खास तौर पर इसलिए चालू की गई थी ताकि साफ सुथरा प्रशासन लागू हो सके। अर्थात राइट ऑप्शन 9 नंबर का डी विकल्प सही है। साफ सुथरा प्रशासन लागू हो सके, इसके लिए मनसबदारी प्रथा खास तौर पर चालू की गई थी। मनसबदारी व्यवस्था एक विशिष्ट प्रशासनिक व्यवस्था थी जिसका प्रचलन मुगल प्रशासन अकबर द्वारा किया गया था। संभवतः दशमलव प्रणाली पर आधारित मंगोलों की सैन्य व्यवस्था ही जिसकी कुछ छाप दिल्ली सल्तनत के सैन्य संगठन पर दिखाई पड़ती है। मुगलों की सैन्य व्यवस्था का आधार रही होगी और इस हिसाब से दिए गए विकल्प में मनसबदारी प्रथा को लागू करने का मुख्य उद्देश्य यही था कि एक साफ सुथरा प्रशासन को लागू करना था। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक मुगल मनसबदारी व्यवस्था के विषय में सत्य नहीं है, ये आपको बताना है। इसमें 33 वर्ग थे, ये सही है। इन्हें मशरूत अथवा सशस्त्र पद प्राप्त होते थे, ये भी सही है। इनका सवार पद जात पद से अधिक हो सकता था, ये गलत है। और समस्त कार्यकारी एवं सैन्य अधिकारियों को मनसब प्रदान किए जाते थे, ये भी सही है। तो पहला सही है, ए सही है, बी सही है और डी सही है, लेकिन सी सही नहीं है। और आंसर पूछ रहा कौन सही नहीं है, तो राइट ऑप्शन इसका सी है जो सही सुमेलित नहीं है। और आगे हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि मनसबदारी व्यवस्था के अंतर्गत 33 वर्ग थे, उन्हें मशरूत अथवा सशस्त्र पद प्राप्त होते थे। अकबर ने 40वें वर्ष में जात एवं सवार जैसे दोहरी व्यवस्था लागू की। जिस मनसबदार से अपने जात या व्यक्तिगत दर्जे के अनुरूप सवार रखने की अपेक्षा की जाती थी, उसे उसके दर्जे की पहली कोटि में उससे आधे सवार रखना अपेक्षित था। उसे दूसरी कोटि में और उससे आधे से भी कम सवार रखना अपेक्षित था, उसे तीसरी कोटि में रखा जाता था। सवार पद जात पद से कभी ऊपर नहीं हो सकता था। इस व्यवस्था में सैनिक और असैनिक अधिकारियों का एक ही सेवा संवर्ग था।
लोग अधिकतर सरकारी सेवा में निम्नतर सोपान पर प्रवेश करके अमीर या अमीर उम्दा के दर्जे तक ऊपर जाने की आशा कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, जो कि कह रहा मुगल मनसबदारी व्यवस्था के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव करना है। पहला है, कह रहा जात एवं सवार पद प्रदान किए जाते थे। सही है, मनसबदारी आनुवांशिक अधिकारी होते थे और मनसबदारी के 3 वर्ग थे। और चौथा कह रहा है कि दीवान कार्यालय द्वारा इनको वेतन दिया जाता था। अब ये 4 कथन दिए हुए हैं और इसमें पूछ रहा है कि कौन सा सही है। तो इसमें जो सही है वह पहला और तीसरा सही है कि जात एवं सवार पद प्रदान किए जाते थे, ये सही है। और एक तीसरा सही है। तीसरा क्या कह रहा है कि मनसबदारों के 3 वर्ग थे, ये सही है और पहला सही है। तो इस हिसाब से पहला और तीसरा सही है, यानी डी विकल्प इसका सही है। तो राइट ऑप्शन डी, केवल 1 और 3 सही है। मनसब, मनसब शब्द का जो अर्थ होता है वो श्रेणी अथवा पद है, तथा मनसबदार का जो अर्थ है उस अधिकारी से था जिसे शाही सेना में पद अथवा श्रेणी प्राप्त थी। अकबर की मनसबदारी व्यवस्था दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। अकबर ने अपने अंतिम वर्षों में मनसबदारी व्यवस्था में जात और सवार के पद को आरंभ किया। डॉक्टर ए.एल. श्रीवास्तव के अनुसार जात का पद हाथी, घोड़े आदि सभी की संख्या का जो है धोतक था, जबकि सवार का पद केवल घुड़सवारों की संख्या को निश्चित करता था। मनसबदारों के 3 वर्ग थे, जिसमें प्रथम श्रेणी के अंतर्गत वह आते थे जो निर्धारित मनसब की संख्या के बराबर सवार रखते थे। दूसरी श्रेणी में वह मनसबदार थे जिनकी जो है सवार संख्या उनके निर्धारित मनसब का आधा या आधे से अधिक होती थी। और तृतीय श्रेणी में वह मनसबदार थे जिनकी सवार संख्या निर्धारित मनसब के आधे से कम होती थी। मनसबदार आनुवांशिक अधिकारी नहीं होते थे, उन्हें वेतन नगद अथवा जागीर के रूप में प्रदान किया जाता था। इस प्रकार कुड्डी जो है सही है। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मुगल सरकार के संदर्भ में जागीरदार और जमींदार के बीच क्या अंतर है। तो मुगल भारत के संदर्भ में अगर देखा जाए कि इसमें क्या अंतर है, इसमें किसमें जमींदार और जागीरदार। तो इसमें जो है पहला कह रहा है कि जागीरदारों के पास न्यायिक और पुलिस दायित्व के एवज में भूमि आवंटन का अधिकार होता था, जबकि जमींदारों के पास राजस्व अधिकार होते थे तथा उन पर राजस्व उगाही को छोड़कर अन्य कोई दायित्व पूरा करने की बाध्यता नहीं होती थी। तो ये गलत है। दूसरा कह रहा है जागीरदारों को किए गए भूमि आवंटन वंशानुगत होते थे और जमींदारों के राजस्व अधिकार वंशानुगत नहीं होते थे। तो ये भी गलत है। तो 12 नंबर में ना तो पहला सही है और न ही दूसरा सही है, अर्थात राइट ऑप्शन 12 का डी विकल्प सही है। मैं कह रहा है कि मुगल प्रशासनिक प्रणाली में मनसबदार सैन्य और प्रशासनिक अधिकारी होता था। मनसबदार को सैन्य और प्रशासनिक व्यय तथा वेतन के बदले नगद या जागीर के रूप में भुगतान होता था। जिन मनसबदारों को जागीर प्राप्त होती थी वह जागीरदार कहलाते थे। उन्हें न्यायिक और पुलिस दायित्व के एवज में भूमि आवंटन अधिकार प्राप्त होते थे तथा उनके भूमि अधिकार केवल सेवा काल तक ही रहते थे। इसके विपरीत जमींदार पहले से चले आ रहे बड़े भूधारक होते थे। इनका कार्य अपने प्रभाव क्षेत्र से भू राजस्व संग्रह कर राज्य को देना होता था, जिसके बदले उन्हें लगभग 10-11% या ये कतिपय क्षेत्रों में ये 25% तक था संग्रह शुल्क प्राप्त होता था। और इनके राजस्व अधिकार वंशानुगत होते थे तथा इनका मुख्य उत्तरदायित्व तो राजस्व उगाही होता था, परंतु इसके अतिरिक्त भी वह कुछ विशिष्ट प्रकार की सेवाएं जैसे खिदमत राज्य को देते थे। अपने क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा विद्रोही तत्वों से निपटने में राज्य के अधिकारियों की सहायता के अतिरिक्त ये आवश्यक जो है आवश्यकता पड़ने पर अपने सैनिक संसाधन भी राज्य को उपलब्ध कराते थे। इस प्रकार दोनों ही कथन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था। तो मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का जो प्रमुख स्रोत था वो था भू राजस्व। राइट ऑप्शन 13 का सी विकल्प सही है। भू राजस्व जो है मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था। मध्यकालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत भू राजस्व था। बाबर के समय में संपूर्ण भूमि को जागीर में बांट दिया गया।
हुमायूं ने अपने समय में भूमि सुधार के लिए कोई कार्य नहीं किया। शेर शाह अपने समय में एक सुव्यवस्थित लगान व्यवस्था का प्रबंध किया, परंतु वह व्यवस्था इस्लाम शाह की मृत्यु के बाद जो है नष्ट हो गई। अकबर प्रथम मुगल सम्राट था जिसने लगान व्यवस्था को सुचारू रूप से स्थापित किया और मध्य युग की श्रेष्ठतम लगान पद्धति का निर्माण किया। उसके शासनकाल में सामान्यतः उपज का 1/3 भाग जो है भू राजस्व के रूप में लिया जाता था, और शाहजहां के काल में भूमि पर भू राजस्व बढ़कर 50% तक हो गया था, और उसने भू राजस्व वसूल करने के लिए ठेकेदारी प्रथा का जो है प्रचलन शुरू किया था। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल माल प्रतिनिधित्व करता है। माल क्या प्रतिनिधित्व करता है? तो माल भू राजस्व का प्रतिनिधित्व करता है मुगल काल में। मुगल काल में प्रशासनिक शब्दावली में जो माल का प्रतिनिधित्व है वो भू राजस्व से रिलेटेड है। तो 14 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो ए विकल्प सही है। मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल जो है, माल शब्द भू राजस्व से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि मुगल काल में यानी मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था, तो वह मुगल सम्राट कौन था? वह मुगल सम्राट था जहांगीर। जहांगीर ने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था, अर्थात रोक लगाई थी। पुर्तगालियों द्वारा 1605 ईस्वी में तंबाकू भारत लाया गया। उसके बाद ही तंबाकू भारत के जन सामान्य में बहुत लोकप्रिय हो गया। कुछ ही वर्षों में तंबाकू पीने की आदत लोगों में इतनी अधिक प्रचलित हो गई कि इस नुकसानदेह आदत से बचने के लिए 1617 में जहांगीर को निषेध जारी करना पड़ा। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है। तो मुगल प्रशासन में मदद ए मास क्या इंगित करता है? ये इंगित करता है कि विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि, राजस्व मुक्त अनुदान भूमि को ही मदद ए मास कहा गया है मुगल प्रशासन में। राइट ऑप्शन 16 का बी विकल्प सही है। और इसमें कहा गया है कि मुगल प्रशासन में विद्वानों एवं धार्मिक लोगों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि को मदद मास कहा जाता था। इसे शयूरगल भी कहा जाता था। दान दी जाने वाली समस्त भूमि का जो निरीक्षण है वो सद्र करता था, तथा सद्र का ये भी दायित्व था कि इन अनुदानों का दुरुपयोग न होने पाए। यह भूमि हस्तांतरित नहीं होती थी और अनुदान ग्राही के पास वंशानुगत रूप से रहती थी। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग हुआ है। तो चकला शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? यह प्रयोग किया गया है सूबा और परगना के बीच की जो क्षेत्रीय इकाई था, लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं था। अर्थात राइट ऑप्शन 17 का सी विकल्प सही है। सूबा और परगना के बीच की क्षेत्रीय इकाई था। मुगल काल में प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से प्रत्येक प्रांत को अनेक सरकारों अथवा जिलों में विभाजित किया गया था, और प्रत्येक सरकार अनेक परगनों में विभाजित था। प्रत्येक परगने के अंतर्गत अनेक गांव होते थे। शाहजहां के काल में कुछ परगनों को एक में मिलाकर एक नई इकाई अर्थात चकला का संगठन किया गया था। और क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? मनसबदारी व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी जिसे अकबर ने प्रारंभ किया था। दूसरा कह रहा मनसबदारी का पद पैतृक था। तो इन दोनों कथनों में ये देखना है कौन सा सही है। तो केवल और केवल फर्स्ट इसमें सही है, अर्थात केवल पहला सही है। मनसबदारी व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी जिसे अकबर ने प्रारंभ किया था। और दूसरा कह रहा मनसबदारी का जो पद था वो पैतृक नहीं था, अर्थात दूसरा गलत है। तो पहला सही है, तो केवल पहला सही है। 18 का ए विकल्प सही है, केवल और केवल एक सही है। मुगल काल में मनसबदारी पद्धति की शुरुआत अकबर के काल में उसके शासनकाल में 11वें वर्ष अर्थात 1567 से मानी जाती है, जिसमें जात और सवार पद का विभाजन अपने शासनकाल के 40वें वर्ष से किया था। मनसब मुगल नौकरशाही में पद और वरीयता क्रम निर्धारित करता था। यह प्रशासनिक और सैन्य पद था। मनसबदारों की नियुक्ति और उनकी वरीयता क्रम बादशाह निर्धारित करता था तथा केवल सेवा काल तक ही ये पद रहता था, अर्थात ये वंशानुगत पैतृक पद नहीं था। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जो कि कथन और कारण पर आधारित है। कथन ये कह रहा है कि मुगल काल में मनसबदारी प्रथा विद्यमान थी। तो
ये सही है, विद्यमान थी। दूसरा कारण कह रहा मनसबदारों का चयन योग्यता के आधार पर होता था, तो ये भी सही है। तो कथन और कारण दोनों सही हैं, परंतु कारण कथन को स्पष्ट नहीं करता है, अर्थात 19 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो बी विकल्प सही है। 19 नंबर में कह रहा है कि मनसबदारी व्यवस्था मुगल प्रशासनिक व्यवस्था का मूलाधार थी। अकबर के शासनकाल के 11वें वर्ष पहली बार मनसब प्रदान किए जाने का जो है साक्ष्य मिलता है। मुख्यतः मनसबदारों के चयन में योग्यता ही मानदंड होती थी। इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही हैं, परंतु कारण कथन को स्पष्ट नहीं करता है। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन ए और बी के व्याख्यान को पढ़ें और कोट से सही उत्तर का चयन करें। पहला कह रहा कि सभी मनसबदार सेना के पदाधिकारी नहीं होते थे, और कथन बी कह रहा है कि मुगल शासन के अधीन उच्च पदाधिकारी भी मनसबदार होते थे और उनका वर्गीकरण होता था। तो अब ये बताना है कि ए और बी दोनों सही हैं या ए और बी दोनों ही सही हैं, दोनों गलत हैं या दोनों सही हैं। तो इसमें जो है बी विकल्प इसका 20 नंबर का बी विकल्प सही है। ए और बी दोनों सही है, दोनों कथन सही हैं। इसमें कह रहा है कि मनसबदारी व्यवस्था को अकबर ने अपने शासनकाल में प्रारंभ किया था और सैन्य अधिकारियों के साथ साथ असैनिक अधिकारियों को भी मनसब प्रदान किया जाता था। अबुल फजल के आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल हैं, से ज्ञात होता है कि मनसबदारों की 66 श्रेणियां थी और ये श्रेणियां 10 से लेकर 10,000 तक होती थी, परंतु इस व्यवस्था के अंतर्गत केवल 33 श्रेणियां प्रचलित थी। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जो कि मैचिंग पर आधारित है। कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मैच कीजिए, और सूची फर्स्ट में अधिकारी दिया हुआ है, सूची सेकंड में विहित कर्तव्य दिया हुआ है, उनके क्या कर्तव्य थे ये दिया हुआ है। तो इसमें जो है अब मिलाना है हमें कि जैसे दीवाने तन का जो कर्तव्य था वो क्या था। तो दीवाने तन का जो कर्तव्य था वो जागीर व वेतन को देखने का काम था। तो ए का हो गया 3। दूसरा है मुस्तारफी का क्या काम था। तो मुस्तारफी का काम था कि राज्य की आय व्यय का निरीक्षण करना, यानी बी का हो गया 4। और मुशरिफ का जो कर्तव्य था, मुशरिफ का काम था कि कार्यालय को संभालने के लिए मुशरिफ रखे जाते थे, तो सी का हो गया फर्स्ट। और वक्यान 20 का जो कर्तव्य था वो प्रमुख घटनाओं व फरमानों को सूचीबद्ध करना, तो डी का हो गया 2। इस तरीके से अगर देखा जाए तो 3, 4, 1, 2 सही है, अर्थात राइट ऑप्शन बी विकल्प इसका सही है। 3, 4, 1, 2। दीवान ए तन जागीर व वेतन को देखता था, मुस्तारफी राज्य की आय व्यय का निरीक्षण करता था, मुशर्रफी कार्यालय को संभालने के लिए, और वकियान 20 जो है प्रमुख घटनाओं व फरमानों। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ये कह रहा है कि अकबर ने शेरशाह की तरह राज के सिक्कों के प्रचलन को नियमित करने का प्रयास किया, और कारण आर कह रहा है कि शेरशाह की मुद्रा पद्धति के समान अकबर के समय का ताम्र का प्रमुख सिक्का दाम था। अब नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का जो है चयन करना है, और इसमें ये देखना है। पहला कह रहा है कि कथन ये और कारण आर दोनों सही हैं तथा कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है, तो ए विकल्प ही इसका जो है सही है, यानी 22 नंबर का ए विकल्प सही है। इसमें कह रहा है कि अकबर ने शेरशाह की तरह राज्य के सिक्कों के प्रचलन को नियमित करने का प्रयास किया, और उसके परिणामस्वरूप अकबर और उसके उत्तराधिकारियों के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य में व्यापारिक कारोबार हेतु मुख्यतः स्वर्ण मोहरों, चांदी के रुपया और तांबे के दाम के रूप में मानक सिक्कों का प्रचलन और प्रसार किया गया। शेरशाह की मुद्रा पद्धति के समान अकबर के समय भी तांबे का प्रमुख सिक्का दाम था तथा 1 रुपये में 40 दाम होते थे। राज्य के आय व्यय की गणना दाम में की जाती थी। इस प्रकार प्रसंगत कथन और कारण दोनों सही हैं, और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि निम्नलिखित राजाओं में से किसने राम सीता की आकृति और राम सिए
देवनागरी लेख से युक्त कुछ सिक्के चलाए थे। तो ये चलाया था अकबर ने। अकबर ने ये सिक्के चलाए जिसमें जो है राम सीता की आकृति और राम सिया या राम सिये देवनागरी लेख से युक्त सिक्के चलाए थे। ये अकबर के द्वारा चलाए गए थे। तो राइट ऑप्शन 23 का जो है डी विकल्प सही है, अकबर। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मुगल शासन में तांबे का जो सिक्का कहलाता था, तो मुगल शासन में तांबे का सिक्का क्या कहलाता था? ये कहलाता था दाम। तांबे के सिक्कों को दाम कहा जाता था। तो 24 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो डी विकल्प, बी विकल्प सही है, दाम। अर्थात टकसालों में सोने और चांदी और तांबे के सिक्के ढाले जाते थे। चांदी का सिक्का जो है वो रुपया कहलाता था और दाम अकबर द्वारा चलाया गया तांबे का सिक्का था जो रुपये के 40वें भाग के बराबर होता था। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया था? तो ये जो है शासक था बाबर। बाबर ने शाहरुख नाम का चांदी का सिक्का चलाया था। तो 25 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह बी विकल्प सही है, बाबर। बाबर ने चांदी और तांबे का सिक्का चलाया था। चांदी के सिक्के को शाहरुख कहा जाता था। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ था। तो मध्यकाल में बटाई शब्द का जो अर्थ था वह लगान निर्धारण का तरीका एक था। तो राइट ऑप्शन 26 का जो है बी विकल्प सही है, लगान निर्धारण करने का एक तरीका था। मध्यकाल में बटाई शब्द का तात्पर्य लगान निर्धारण की एक पद्धति थी जिसमें वास्तविक उपज का बंटवारा राजा और कृषक के बीच होता था। शेरशाह सूरी ने लगान निर्धारण के लिए 3 प्रणालियां अपनाई थी। पहला है नस्क या मुक्ताई अथवा कनकोत, दूसरा था नकदी अथवा जब्ती और तीसरा था गल्ला बख्शी या बटाई। और 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अकबर के शासनकाल में दक्कन में निम्न पद्धतियों में से कौन सा भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था? तो भू राजस्व वसूली का जो प्रचलित आधार था वो था हल की संख्या। अर्थात राइट ऑप्शन 27 का जो है बी विकल्प सही है, हल की संख्या। जे.एन. सरकार की औरंगजेब का इतिहास में पृष्ठ संख्या 190 पर यह उल्लेख किया गया है कि अकबर के शासनकाल में उत्तर भारत में दीवान टोडरमल द्वारा भू राजस्व वसूली की जो है व्यवस्थित पद्धति स्थापित की गई थी, लेकिन दक्कन में इस प्रकार की जो है व्यवस्थित पद्धति का अभाव था। इस दौरान दक्कन के किसान प्रत हल अर्थात हल की संख्या के आधार पर राज्य को भू राजस्व का भुगतान करते थे। और उसके बाद 28 नंबर जो है क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मुगलकालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह की रजब वाह की पुनर्जीवित करके किया था? तो ये किया था जो है शहाब नहर को पुनर्जीवित करके किया था। तो राइट ऑप्शन 28 का जो है ये बी विकल्प सही है, शहाब नहर। अर्थात जो है मुगलकालीन शहाब या सिहाब नहर का निर्माण फिरोज शाह की रजब वाह को पुनर्जीवित करके किया गया। मुगल बादशाह अकबर के समय में पहले शिहाबुद्दीन खान और बाद में नूरुद्दीन मोहम्मद तार खान द्वारा नहर की खुदाई और मरम्मत करके चौड़ा करवाया गया और अकबर के समय दिल्ली के गवर्नर शिहाबुद्दीन ने खेती को विस्तार देने के लिए नहर की मरम्मत करवाई और इसका नाम बदलकर शिहाब नहर कर दिया गया। तो ये रहे दोस्तों 28 क्वेश्चन जो कि हम लोग देख रहे थे, जो है मुगलकालीन प्रशासन से रिलेटेड हम लोगों ने इसे रिलेटेड फैक्ट्स देखा और इससे रिलेटेड जो अब तक 28 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे गए हैं आपके स्टेट पीसीएस या आरओ में, उन क्वेश्चनों को हम लोगों ने कवर किया व्याख्या के साथ। और जिन लोगों ने एनसीईआरटी सार संग्रह ऑनलाइन ना देखा हो, पूरी बुक कंप्लीट है, प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप प्लेलिस्ट के माध्यम से हर टॉपिक की चैप्टर वाइज चैप्टर जो है छोटे छोटे लेक्चर हैं, आप ऑनलाइनर देख सकते हैं। साथ ही साथ जो है आधुनिक भारत का इतिहास घटना चक्र कंप्लीट है, आप वो देख सकते हैं। और मध्यकालीन घटना चक्र जो आपका ये 19वां लेक्चर है, इसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, इसको देख सकते हैं। जिन लोगों को इसकी पीडीएफ की आवश्यकता है या देखना चाहते हैं वो MK साहू क्लासेस टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें और सारी पीडीएफ वहाँ जो है अवेलेबल है।
तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।